नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके पुत्र चिराग पासवान ने कहा है कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी होंगे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मिस यू पापा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर रखा गया। यहां पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके शव को दर्शनों के लिए दोपहर 2 बजे पटना ले जाया जाएगा। वहां पर उनका पार्थिव शरीर लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राहुल, सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताया। केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद ने शोक जताते हुए कहा कि पासवान दबे कुचले लोगों की आवाज थे और हाशिए के लोगों के हित के लिए लड़ते थे। पीएम मोदी ने आईएफएस दिवस पर विदेश सेवा से जुड़े अधिकारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने देश सेवा एवं वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे ले जाने में उनकी भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान वंदे भारत अभियान में भी उनकी भूमिका की प्रशंसा की। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी देंगे। संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इससे पहले अगस्त में हुई बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में दोनों पक्षों द्वारा रणनीतिक सहयोग की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है। वार्ता के लिए अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को दिल्ली आना है। वार्ता में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन अभियान के तहत जन भागीदारी के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। सीएम योगी ने कोरोना के बारे में सतर्कता फैलाने और संक्रमण को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का संकल्प लिया। उन्होंने ये संकल्प प्रदेश के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिलाया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से डीजल के जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जरूरी व आपात सेवाओं को छोड़कर दिल्ली जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं हाईवे एवं मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं में निर्माण कार्य के लिए पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े एक भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से ठोस सबूत मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में विजयन व 2 अन्य को आरोप मुक्त करने के आदेश के खिलाफ ठोस आधार के साथ आए, क्योंकि केरल हाईकोर्ट और निचली अदालत अपने फैसले में इन सभी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं होने की बात कह चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन होगा। वहीं सभी दलों का उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला जारी है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी है। साथ ही प्रचारकों की हर सभा से 48 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। हाथरस साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग मामले में पीएफआई, भीम आर्मी और खनन माफिया के कनेक्शन मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए लगातार बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि विदेशों से पैसे आए हैं। इन पैसों को कई गैंगों तक पहुंचाया गया है। केदारनाथ धाम के लिए आज से 8 हेली कंपनियों ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग करने की इजाजत मिली है। गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, मैखंडा, जामू फाटा और बडासू से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भर सकेंगे। हेली सेवा से जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फरीदाबाद के केंद्रीय विद्यालय संख्या 3 का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान ओडिशा और राजस्थान के भी स्कूल का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय देश के गौरव हैं। यहाँ बच्चों में अनुशासन और नैतिक मूल्य पैदा होते हैं। मोदी सरकार ने सेना के आयुध कारखानों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया। साथ ही कहा है कि सेना का सामान बनाने वाले आयुध कारखानों के निजीकरण का प्रस्ताव रद्द किया जाए। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में बदलाव किया जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु में आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों यहाँ के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी संगठन में शामिल करने में लगे थे। इसके अलावा युवाओं को सीरिया भेजने की व्यवस्था करते थे। इसके साथ ही सीरिया जाने के लिए पैसा भी मुहैया कराने में लगे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बहस के डिजिटल होने पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चुनाव के लिए होने वाली अगली बहस डिजिटल होगी तो वो बाइडेन के साथ हिस्सा नहीं लेंगे।
दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन अगले हफ्ते डिजिटल माध्यमों से बहस कराना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति कुलजीत को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि कुलजीत महत्वपूर्ण स्थानों पर फोटो खिंचवाता था और उन्हें पाकिस्तान भेजता था। सुरक्षा बलों ने उसके पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। उन मोबाइल फोनों में कई महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें मिली हैं। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली से ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे जल्द ही दिल्ली से 17 जोड़ी और विशेष ट्रेनें चलाने जा रही है। ये कटरा, पुणे, देहरादून, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, जयपुर, अमृतसर व अन्य मार्गों पर चलेंगी। इसमें शताब्दी, दुरंतो, डबल डेकर और एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली से आई एनआईए की टीम ने फादर स्टैन स्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया है। करीब 20 मिनट तक एनआईए की टीम स्वामी के घर में रही, फिर उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,03,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि संक्रमण के चलते अब तक 1,06,521 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इनमें 59,03,207 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,93,041 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि अभी तक 10,66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ 76,33,000 से ज्यादा हो चुकी है। जर्मनी में संक्रमण की दूसरी लहर में एक दिन में 4,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने चेतावनी दी है कि ठंड में दिल्ली में संक्रमण के रोज 15,000 मामले देखने को मिल सकते हैं। अभी तक दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 मामले सामने आए हैं, जो 16 सितंबर को आए थे। पैनल के मुताबिक ठंड के महीनों में सांस की परेशानियां बढ़ जाती हैं। कोरोना महामारी के इलाज के लिए सरकार ने आयुर्वेदिक इलाज को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। IMA ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या उनके पास आयुर्वेद या योग के जरिए कोरोना के इलाज को लेकर किए गए किसी अध्ययन से जुड़े कोई संतोषजनक सबूत हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। सीएम ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। वो उनको जिताने के लिए बिहार में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। इसके साथ ही शिवसेना ने चुनाव प्रचार के लिए 22 नेताओं की सूची जारी की है, जो पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने पर बड़ा ऐलान किया है। WHO ने कहा है कि इसके लिए बीजिंग को वैश्विक विशेषज्ञ की एक सूची सौंपी गई है। हालांकि अब तक चीन ने WHO की सूची पर मोहर नहीं लगाई है। चीन से मंजूरी मिलते ही विशेषज्ञ कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बीजिंग जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमण को अपने लिए एक अप्रत्यक्ष वरदान होने का दावा किया है। ट्रंप ने अमेरिका की जनता से कहा है कि वो सभी के लिए उसी दवाई का इंतजाम करेंगे जिसका इस्तेमाल करने से वो कोरोना से ठीक हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सभी अमेरिकियों को वही इलाज मिले जो मुझे मिला है। देश के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस समय भूकंप आया उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे। कुछ झटकों के बाद लोग डरकर घर के बाहर निकल आए। इस भूकंप में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप के झटके की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई है। बिहार के अमनौर से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोचर बाबा ने टिकट कटने पर बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि वो अपना टिकट कटने पर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आजीवन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, वो सिर्फ फल ही खाएंगे। साथ ही चोकर बाबा ने स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। मोदी सरकार के कृषि कानूनों पर भारतीय किसान संघ ने खामियां गिनाई हैं। इन खामियों को भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गिनाया गया है। ये बैठक राजस्थान के कोटा में 2 दिन चली है। इसमें कृषि कानूनों पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगे उठाई गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम रिपोर्ट जारी की है। इसमें यूपी सहित कई प्रदेशों की जेलों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यूपी के जेलों में बंद अपराधियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कैदी हैं। इनमें भी ज्यादातर इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसमें यूपी नंबर 1 और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी मुस्लिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे हैं। नीतीश ने जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची में करीब 10% मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया है। बिहार चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देकर ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौर ऊर्जा पर आधारित स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 10,000 युवाओं और उद्यमियों को 25-25 किलोवाट की सौर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। रावत ने कहा कि इस योजना से घर वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार मिलेगा, साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा।
सीएम योगी ने गोरखपुर नगर निगम और नगर पंचायत को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 122 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 175 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में अगले साल खाद कारखाना खुल जाएगा। इस कारखाने के खुलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही किसानों की खाद की समस्या भी हल होगी। जेपी नड्डा ने पश्चिम भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने ममता की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, लोगों के विरोध के अधिकार को भी सरकार छीन रही है। नीति आयोग ने कहा है कि सरकार कई क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए PLI योजना लाएगी। इससे विदेशों में भारतीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कनाडा भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत ने हमेशा कनाडा से निवेश का स्वागत किया है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अभी स्कूलों को नहीं खोलेगी। बघेल ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगी, सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा। सरकार जल्दी सभी किसानों के साझा आंकड़ों की ढांचागत व्यवस्था को पेश करेगी। इसमें भू रिकॉर्ड से लेकर अन्य जानकारियां शामिल होंगी, जिसका मकसद विभिन्न कृषि योजनाओं तक किसानों की बेहतर पहुंच बनाना है। अन्य सरकारी योजनाओं के डेटाबेस को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा। अमेरिका में भारतीय चावल, मसालों और जरूरी खाद्य तेलों जैसी कृषि उत्पादों की अमेरिका में मांग बढ़ने लगी है। इससे घरेलू व्यापारियों को अमेरिका में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद ने यह जानकारी दी है। परिषद ने कहा है कि जुलाई में इन उत्पादों के निर्यातों में 15% की वृद्धि हुई है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए बिहार के नए दलों को राहत दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नई पार्टियों को पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी राजनीतिक दल को अपने गठन से 30 दिन के भीतर आयोग में आवेदन जमा करना होता था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर निगम चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचना जारी की जाए। अदालत ने कहा है कि अगर राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए और समय चाहिए तो वो हाईकोर्ट जा सकती है। कृषि मंत्रालय ने फसल खरीद में 33% की वृद्धि होने का दावा किया है। मंत्रालय ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले 12 दिनों में 20,37,000 टन धान की खरीद हुई है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 33% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि केरल जैसे अन्य राज्यों में भी खरीद का काम जोर पकड़ रहा है। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बुरा दौर अब पीछे निकल गया है। विभिन्न क्षेत्रों में मांग में तेजी आ रही है। इससे भारत की GDP चौथी तिमाही में वृद्धि के रास्ते पर पहुंच जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा है कि विरोध दर्ज करने का अधिकार सभी को है। ममता सरकार तानाशाही पर उतर आई है। प्रसाद ने कहा कि पुलिसिया दमन से ममता भाजपा के विस्तार को नहीं रोक सकेगी। कांग्रेस ने लौह अयस्क के आयात में बड़ा घोटाला होने का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि निजी इकाइयों ने निगमों का उल्लंघन करते हुए 40,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए निर्यात संबंधी कानूनों में बदलाव किया। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए कोड एथॉन अभियान शुरू किया। इसमें 12,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कालकाजी के वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय से ये अभियान शुरू किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता आज हम पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वल्लभ भवन को बेच दिया था। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश को लूटने के लिए अब भी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने दुबई में खेले गए मुकाबले में पंजाब को 69 रनों से हराया। पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 6 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम 17वें ओवर में 132 रन पर ढेर हो गई। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहम मुकाबला होगा। रॉयल्स ने शारजाह में 2 मैच जीते हैं, लेकिन अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करके 5 में से 4 मैच जीते हैं। केंद्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपिक खेलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि साल 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ओलंपिक ओडीएम योजना नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलाव होगा।
कोलकाता के फुटबॉल क्लब भवानीपुर में 7 महीने के ब्रेक के बाद खेल गतिविधियां दोबारा शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही आई लीग क्वालिफायर मैच शुरू हुआ। इसका आयोजन खाली स्टेडियम में हुआ। इसमें पहला मुकाबला फुटबॉल क्लब और बेंगलुरु यूनाइटेड के बीच हुआ। इसमें फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।